Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बुश्चन पर। ये जो सीरीज चलाई गई है एमपी टेट स्पेशल, तो आप इस पूरे टेस्ट को कंप्लीट करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। ये जो सीरीज चल रही है आपकी प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई जा रही है, तो आप प्रैक्टिस सेट जितने भी चैनल पे अपलोड है सबको आप लगाइए, अपनी तैयारी को बेहतर करिए। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि आपको बतानी है। तो अब तक आप अपना आंसर चुन चुके होंगे। अगर आप अपना आंसर चूज कर लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, विकासीय विधि। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि विकासीय विधि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से, उपयुक्त सभी। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। तो आंसर करिए। सबसे पहले आप जो है अपना आंसर करिए, उसके बाद हम अपना आंसर करवाते हैं। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं, विद्यालय से, परिवार से, श्रेष्ठ जनों से। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही होता है। सभी ऑप्शन जो है आपके समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। तो परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं और अपने श्रेष्ठ जनों से सीखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है। ऑप्शन सी है विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार विकास सिर से पैर की ओर होता है। जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार, तो आपको विकास का जो है सिर से पैर की ओर होता है, इसी ऑप्शन के साथ चलना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मानव जाति में वे कौन से वैयक्तिक निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? पर्यावरण का अंतर, ऑप्शन बी है आनुवंशिकता का अंतर, ऑप्शन सी है आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतर क्रिया, ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मानव जाति में कौन से वैयक्तिक निर्धारक तत्व हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? तो आपके आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतर क्रिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको ऑप्शन भी ठीक से दिखाई दे। संक्षिप्त रूप से PSRN जो कि विकास से संबंधित है, व्याख्या करता है समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता, समस्या हल संबंध और आंकिक क्षमता। ऑप्शन सी है बौद्धिक क्षमता, तार्किक क्षमता और आंकिक क्षमता। ऑप्शन डी है आपका बौद्धिक क्षमता, तार्किक और आंकिक ज्ञान। संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है, तो ये व्याख्या करता है समस्या हल, तार्किकता, आंकिक क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग
रीजनिंग एंड न्यूमेरिकी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग रीजनिंग एंड न्यूमेरिक, समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि यह संस्कार की अनुवंशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद होता है। ऑप्शन सी पूछ रहा है आपसे कि औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, और डी है यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह संस्कारों की अनुवांशिकी के कारण होता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, सबसे सटीक आंसर आपको ढूंढना है। तो बिल्कुल सटीक आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है। तो वाइगोस्की की बाल विकास के बारे में यही कहा है कि सामाजिक अंतःक्रियाओं का। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। गार्डनर ने 7 अभियोक्ताओं का अधिमान निर्धारित किया, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसमें नहीं आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है आपका स्थान संबंधी अभियोगिता, ऑप्शन बी भावनात्मक अभियोगिता, और ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक अभियोगिता, ऑप्शन डी है भाषात्मक अभियोगिता। तो गार्डनर ने 7 अभियोगिताओं का अधिमान निर्धारित किया और इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको आंसर करना है। तो सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर बी भावनात्मक अभियोगिता। ये जो है गार्डनर के 7 अभियोगिताओं का अधिमान निर्धारण में नहीं है, आपसे नहीं पूछा गया था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है। और 7 में से जो अभियोगिताएं दी गई थी गार्डनर के द्वारा, स्थान संबंधी, अंतर्वैयक्तिक अभियोगिता और भाषात्मक अभियोगिता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अभियोगिता के संबंध में सही कथन क्या है? ऑप्शन ए है आपका समायोजन करने की क्षमता का नाम अभियोगिता है, ऑप्शन बी है सीखने की क्षमता का नाम अभियोगिता है, और ऑप्शन सी कह रहा है संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम अभियोगिता है, और ऑप्शन डी में दिया गया है उपरोक्त सभी। तो अभियोगिता के संबंध में सही कथन जितने भी हैं आपके सभी सही हैं, उपरोक्त सभी कथन आपके अभियोगिता के संबंध में सही है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको सारे ऑप्शन दिख सके। घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे की चरणों के संबंध में सही कथन है। तो घटना और वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोच सकता है एक बच्चा, और आपको बताना है पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन कौन सा है। ऑप्शन ए है सेंसरी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन बी है प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, ऑप्शन सी है मूर्त संचालन प्रक्रिया, और ऑप्शन डी है औपचारिक संचालन प्रक्रिया। तो घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन आपका मूर्त संचालन प्रक्रिया, कंक्रीट ऑपरेशनल, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होता है। यही चरण आपका सही कथन है पियाजे के चरणों के संबंध में जो आपसे पूछा गया था घटना और वस्तुओं के बारे में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्नलिखित में से संबंधित नहीं होती हैं? स्वीकार्यता, प्रतिरोध, क्रांति, अनुकूलन। सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्नलिखित से संबंधित नहीं होती? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होता है क्रांति। सहयोगात्मक रणनीति की
किस श्रेणी में महिलाएं संबंधित नहीं हैं? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वैयक्तिक विभिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा आपसे कि व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास। ऑप्शन बी है व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो आप लोग आंसर करिए, आप लोगों के अनुसार क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, या डी, या ए बी? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों वैयक्तिक विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका को बता रहे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जानने की कोशिश अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और उससे पहले आप जो है इस चैनल को थोड़ा प्रयास करिए कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप, तो आप उसे वहाँ पे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इस सीरीज में जुड़ सकें, जो आपकी एमपी टेट के स्पेशल सीरीज प्रैक्टिस से चलाई गई है। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है। अगर आपको बुद्धि लब्धि का सूत्र पता होगा तो आप इसका आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी है 80 और ऑप्शन सी 120। ऑप्शन आपका है लास्ट डी 100। तो आपको बुद्धिलब्धि बतानी है, तो बुद्धिलब्धि का सूत्र होता है IQ बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा का आपका 100। तो इस सूत्र के माध्यम से आप जो है निकाल सकते हैं। यहाँ आपका मानसिक आयु 5 वर्ष है, तो आप ऊपर का 5 लिख दें, और वास्तविक आयु पूछा है, नीचे आप 4 लिखें, और गुणा का आप 100 लगाएं, और इसे कटा लीजिए। 25 बार में ये 25 100 को 100 आपका कट जाएगा, और 5 और 25 का गुणा कर देंगे तो आपका 125 आंसर निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं है? वार्तालाप कौशल, बहुविकल्पी प्रश्न, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न। तो विद्यालयी क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों की जानने के लिए कौन सा उपागम पे नहीं है? तो बहुविकल्पी प्रश्न। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए पूछा गया था कि कौन सा उपागम नहीं होगा। वार्तालाप, परियोजना कार्य, मौखिक प्रश्न, ये आपके रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए सही उपागम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, जब वे चाहें। तो आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे बताइए? तो आप जो है समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा उन्हें पढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
नैदानिक परीक्षा डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। ऑप्शन ए है कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतया कमजोर क्षेत्र में चिन्हित करना। ऑप्शन बी है उपचारात्मक कार्यक्रम की विशेष प्रकृति की आवश्यकता। और ऑप्शन सी है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। तो नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। तो नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा कि शैक्षिक कठिनाइयों को कारणों का पता लगाना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जब आप जो है कारणों का सही पता लगा पाएंगे तभी जो है आप निदान कर पाएंगे। विशेष शिक्षा संबंधित है मेधावी छात्र के लिए, कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो विशेष शिक्षा संबंधित है ये आपको बताना है। तो सही जवाब होगा विशेष शिक्षा संबंधित है कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सीसीई में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है। तो सीसीई पहले आप जान लीजिए क्या है। तो सीसीई होता है आपका कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। इसमें आपको ऑप्शन ए दिया गया है 40% और 60%। और ऑप्शन बी है क्रमशः 60% और 40%। ऑप्शन सी कह रहा 50% और 50%। और डी ऑप्शन कह रहा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सीसीई में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है क्रमशः 40% और 60%। यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब है क्रमशः 40% और 60%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोवेल का मुख्य योगदान है वाणिज्यिक शिक्षणालय, बालवाड़ी, पब्लिक स्कूल, लैटिन स्कूल। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोवेल का मुख्य योगदान है। तो सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर बी बालवाड़ी। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोवेल का मुख्य योगदान बालवाड़ी आपका सही जवाब होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टार आप लगा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 29 फर्स्ट, अनुच्छेद 29 सेकेंड, अनुच्छेद 30 फर्स्ट और अनुच्छेद 30 सेकेंड। तो यहाँ आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद है जो यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित करके चला सकते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होता है। अनुच्छेद 30(1) में ये बात कही गई है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित करके चला सकते हैं। तो ये बात अनुच्छेद 30(1) में कही गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता, तो यह है दृष्टि दोष, सीखने में अक्षम, मानसिक दोष, मानसिक क्षय। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता हो, तो यह है सीखने में अक्षम। तो ऑप्शन बी
आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका निर्देश निर्धारित कर, ऑप्शन टू है श्यामपट्ट का प्रयोग कर, दृष्टांत उदाहरण के द्वारा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी। नीचे जो है आपका कोड दिया गया है, आपको कोड के अनुसार अपना आंसर का चयन करना है। अब आपको कोड भी दिख रहा होगा। तो आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। यहाँ आपको बताना है कौन सा कोड आपका सही होगा। तो निर्देश निर्धारित कर, श्यामपट्ट का प्रयोग कर, दृष्टांत उदाहरण के द्वारा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो इस सभी के द्वारा जो है छात्रों को प्रेरित करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन बी है प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर, ऑप्शन सी है उत्सुकता और इच्छा शक्ति, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? तो सही जवाब है आपका ये सभी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। ये सभी जो हैं सीखने को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ आपको बताना है कि क्या है। अभियोक्ता का विकास, बच्चे का विकास, शारीरिक कौशल का विकास, व्यक्तिगत विकास। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। ऑप्शन ए है केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पर पढ़ते हैं, ऑप्शन बी है केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, ऑप्शन सी है केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं, ऑप्शन सी है सभी छात्रों के लिए। क्वेश्चन है कि रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। क्वेश्चन 24 आपके सामने है। तो रचनात्मक लेख का नियोजन सभी छात्रों के लिए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है। शिक्षक को निम्नलिखित में से उसके लिए कौन सी गतिविधि अपनानी चाहिए? ऑप्शन ए है उसके बेहतर प्रदर्शन की प्रतिज्ञा, ऑप्शन बी है उसकी कम उपलब्धि के कारण का पता करना, ऑप्शन सी है उसे परीक्षा में कृपांक देना, और ऑप्शन डी है आपका उसके अभिभावक से कहना कि वह उसे स्कूल से निकाल लें। अब आपको ऑप्शन पूरे दिख रहे होंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है। शिक्षक को निम्नलिखित में से उसके लिए कौन सी गतिविधि अपनानी चाहिए? तो सही जवाब होता है आपका उसकी कम उपलब्धि के कारण का पता करना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। शिक्षक को जो है उसकी कम उपलब्धि के कारण का पता करना चाहिए। अगर एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है तो। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? ऑप्शन ए है भावना और मनोभाव, ऑप्शन बी है संस्कृति और प्रशिक्षण, ऑप्शन सी है बच्चे का दृष्टिकोण, ऑप्शन डी है लक्ष्य और प्रयोजन।
वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो संस्कृति और प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। संस्कृत और प्रशिक्षण बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स समान तत्व निम्नलिखित से गहन संबंध रखता है। तो आपको बताना है कि शब्द जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स है ये जो है किससे गहन संबंध रखता है? समान परीक्षा प्रश्न से, सहयोगियों से, ईर्ष्या, अधिगम, स्थानांतरण। ऑप्शन डी समूह निर्देशन। तो शब्द जो आपका आइडेंटिकल एलिमेंट्स है ये जो अधिगम स्थानांतरण है इससे गहन संबंध रखता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था? स्किनर, पावलोव, वाटसन, थॉर्नडाइक। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक पावलोव था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक पावलोव ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन का संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है? ऑप्शन है उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा और संपत्ति होनी चाहिए ताकि वह ट्यूशन ना पढ़ाए। ऑप्शन बी कह रहा है आपसे कि उसका उच्च अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए ताकि कोई उसे हानि ना पहुंचाए। और ऑप्शन सी है उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्या को हल कर सके। ऑप्शन डी है उसकी छात्रों के बीच अच्छी पैठ होनी चाहिए ताकि अधिकरण उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई ना करे। तो आपसे क्वेश्चन में जो है पूछा जा रहा है कि यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो इसका अर्थ होता है उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्या को हल कर सके। तो एक शिक्षक को संसाधन संपन्न होने का अर्थ होता है उसे जो है पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को दूर कर सके। अगला प्रश्न देखते हैं और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है? मानसिक प्रयोजन, शारीरिक प्रयोजन, सामाजिक प्रयोजन, शैक्षणिक प्रयोजन। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है? तो शारीरिक प्रयोजन आपका प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह आपके 30 IMP क्वेश्चन इस वीडियो के पूरे होते हैं। आपने कितना सही कर पाया है अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और जो है अपनी तैयारी बेहतरीन करने के लिए रोज़ाना ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आप लगाएं। इसके पहले के जो भी प्रैक्टिस सेट इस चैनल में अपलोड किए गए हैं उसे आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जो है चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं। MP टेट की अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसी पे आपको सारे वीडियोज MP टेट शिक्षक वर्ग 3 की मिल जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।